नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल और वक्त तो चला इस वक्त 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोसो गेब्रियेसस मॉरिसस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्र आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये पहली बार है जब आयुष सेक्टर को लेकर एक निवेश सम्मेलन हो रहा है। पीएम ने कहा, कोरोना संकट के दौरान मैंने इसके बारे में सोचा। कोरोना संकट के दौरान आयुष काढ़ा एवं इस तरह के अन्य उत्पाद लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने अक्सर देखा है कि अलग अलग सेक्टर्स में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट समिट होती रही है और गुजरात ने तो विशेष रूप से एक बहुत ही व्यापक रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब आयुष सेक्टर के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। साथियों, ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट का विचार मुझे उस समय आया था जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ था। हम सभी देख रहे थे कि उस दौरान किस तरह आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुष काढ़ा और ऐसी अनेक प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बढ़ाने में लोगों की मदद कर रहे थे। और उसका परिणाम, जब ये कोरोना कालखंड था, तब भारत में से हल्दी का एक्सपोर्ट अनेक गुना बढ़ गया था। यानी ये इसका सबूत है। इसी दौर में हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मा कंपनियां हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें उचित समय पर निवेश मिलने पर उन्होंने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया। कौन कल्पना कर सकता था कि इतनी जल्दी हम कोरोना की वैक्सीन विकसित कर पाएंगे, मेड इन इंडिया। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र का सामर्थ्य कई गुना बढ़ा देता है। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए। आज का ये अवसर, ये समिट, इसकी एक शानदार शुरुआत है। साथियों, आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावनाएं असीमित है। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। आपको जानकर के आनंद होगा, 2014 से पहले जहां आयुष सेक्टर में $3 बिलियन से भी कम का काम था, 14 से पहले $3 बिलियन से भी कम
आज ये बढ़कर 18 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है। जिस प्रकार पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। नेशनल सप्लीमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, आयुष आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स हो या फिर टेलीमेडिसिन, हर तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं। साथियों, भारत में हर्बल प्लांट्स का खजाना है और हिमालय तो इसी के लिए जाना चाहता है। एक तरह से ये हमारा ग्रीन गोल्ड है। हमारे यहां कहा भी जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसी जड़ नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो। इसी प्राकृतिक संपदा को मानवता के हित में उपयोग करने के लिए हमारी सरकार हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। साथियों, हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट का उत्पादन किसानों की आय और आजीविका बढ़ाने का अच्छा साधन हो सकता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत स्कोप है। लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसे प्लांट्स और प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत लिमिटेड होता है, स्पेशलाइज होता है। बहुत जरूरी है कि मेडिसिनल प्लांट्स की पैदावार से जुड़े किसानों को आसानी से मार्केट से जुड़ने की सहूलियत मिले। इसके लिए सरकार आयुष ई मार्केट प्लेस के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। इस पोर्टल के जरिए हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट की पैदावार से जुड़े किसानों को उन कंपनियों से जोड़ा जाएगा जो आयुष प्रोडक्ट्स बनाती हैं। साथियों, आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया है। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर आईएसओ स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। इसी तरह एफएसएसएआई ने भी पिछले ही हफ्ते अपने रेगुलेशंस में आयुष आहार नाम की एक नई कैटेगरी घोषित की है। इससे हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के उत्पादों को बहुत सुविधा मिलेगी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। भारत
एक स्पेशल आयुष मार्ग भी बनाने जा रहा है, जिसकी एक ग्लोबल पहचान बनेगी। भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता के आयुष प्रोडक्ट्स पर यह मार्क लगाया जाएगा। ये आयुष मार्क आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रावधानों से युक्त होगा। इससे विश्व भर के लोगों को क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट्स का भरोसा मिलेगा। हाल में बने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशी बाजार खोजने में मदद मिलेगी। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोजमेरी, आर यू हियर? यस, शी इज देयर। रोजमेरी, वेलकम टू गुजरात। रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे। रविवार का दिन था और हम भी काफी देर बैठने का तय करके, क्योंकि कई लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिले थे। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई, बड़ी अनेक प्रकार से वो बहुत भावुक हो गए थे और रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी। वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाएं, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। वो केनिया के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो। लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही हैं, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। मुझे खुशी है कि रोजमेरी भी आज इस समिट में हिस्सा ले रही। उनकी बहन भी आई है। उसकी बहन तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही। एमसीडी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अवैध बताते हुए जहांगीरपुरी के कुछ निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसे सुनते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वे कल इस मामले की सुनवाई करेगा। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक मस्जिद के सामने
सामने से गुजर रही हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना हुई थी। घटना के दौरान भीड़ की तरफ से गोली भी चली, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले की जांच के लिए जहांगीरपुरी पुलिस पहुंची। पुलिस टीम के साथ पथराव और दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं भी हुई। उसके बाद अचानक कल यानी 19 अप्रैल को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की घोषणा कर दी। ये कार्रवाई आज यानी 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से होनी थी। वहीं चीफ जस्टिस ने मामले पर कल 21 अप्रैल को सुनवाई का भरोसा दिया। इस पर दवे और प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि नगर निगम का दस्ता लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। चीफ जस्टिस ने इस आग्रह को मानते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पूरे देश में चल रही है। इसे रुकवाने के लिए जमीयत ने एक याचिका दाखिल की है। इसे भी कल जहांगीरपुरी के मामले के साथ सुन लिया जाए। कोर्ट ने इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है। दिल्ली की गर्मी के बीच आज जहांगीरपुरी दंगे के मुद्दे ने सियासी पारा और गर्म कर दिया है। जहांगीरपुरी को लेकर सुबह से ही बीजेपी और दूसरे दल के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इस जंग में दोपहर बाद कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा बुलडोजर चलाने और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी कार्रवाई जारी रखने पर आपत्ति जताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल ने ट्विटर पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा, मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। इस दौरान बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, जिससे भविष्य में नौकरियों का और नुकसान होगा। इसलिए नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। राहुल गांधी ने अपने विरोध में एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने एक तरफ जहां बीजेपी शासित प्रदेशों में इस तरह हिंसा के मामले में बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ उन्होंने देश में शुरू हो रहे बिजली संकट को भी उठाया है। दरअसल आपको बता दें, कई राज्यों में बिजली प्लांट में कोयले की कमी की वजह से बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इससे बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। ये समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले ही यानी मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्री समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों संग इस मुद्दे पर बैठक की थी। पंजाब पुलिस आज सुबह से ही एक्शन मोड में है। आपके बागी नेता और कवि कुमार विश्वास के बाद अब पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक व कांग्रेस नेत्री अलका लांबा के घर पहुंची है। पुलिस ये जानकारी अलका लांबा ने खुद अपने ट्विटर के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, पंजाब पुलिस मेरे घर पहुंच चुकी है। इससे पहले जब पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर पहुंची थी, तब भी अलका ने एक ट्वीट कर लिखा था। अब समझ आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को पुलिस क्यों चाहिए। अलका ने उस ट्वीट में लिखा, अब समझ आ रहा होगा कि आपको पुलिस क्यों चाहिए। भाजपा की तरह मात्र अपने विरोधियों को डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए थोड़ी तो शर्म करो केजरीवाल जी। बता दें कि आज सुबह 7 बजे पंजाब पुलिस के निरीक्षक समेत 6 पुलिसकर्मी कवि कुमार विश्वास के गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 3 स्थित आवास पर पहुंचे। पुलिस निरीक्षक ने उन्हें एक मामले में नोटिस तामील करवाया। वहीं कुमार विश्वास के खिलाफ रोपड़ थाने में धारा 153, 153A, 323, 341, 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया। रोपड़ पुलिस ने गाजियाबाद पहुंचकर कुमार विश्वास के घर पर समन रिसीव करवाया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुमार विश्वास द्वारा केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक किए एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। वीडियो के जरिए विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तानियों से संबंध का आरोप भी लगाया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन राज्य की गहलोत सरकार अभी से चुनावी माहौल में आ गई है। अब जून 2022 से राज्य के अशोक गहलोत सरकार एक ऐसा बड़ा दांव खेलने जा रही है जिसका उसे चुनाव में भरपूर लाभ मिल सके। ये दांव है प्रदेश की लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का। मुफ्त फोन की घोषणा राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने इस साल के अपने बजट भाषण में कर चुके हैं। राज्य का आईटी विभाग गहलोत के इस बजट घोषणा को लागू करने के लिए कई टेलीकॉम कंपनियों से बात कर रहा है। 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट भी की जा चुकी है। सरकार ने
साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ डेटा पैक का भुगतान किया जाएगा। स्मार्टफोन खुद कंपनी उपलब्ध करवाएगी। कंपनी को 3 साल तक के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी और फ्री कॉलिंग सुविधा देनी होगी। 1 महीने में उपभोक्ता को 5 से 10 GB डेटा कंपनी उपलब्ध करवाएगी। वहीं इस काम के लिए जल्दी ही आईटी विभाग टेंडर जारी करने जा रहा है। राज्य की गहलोत सरकार मुफ्त स्मार्टफोन की अपनी इस योजना पर करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इसका मकसद होगा चिरंजीव योजना से जुड़ी करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ना। राज्य सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाओं के ऐप इस स्मार्टफोन में पहले से डाउनलोड होंगे। जिस कंपनी को इस काम का टेंडर मिलेगा उन्हें तय शर्तों और मापदंडों के मुताबिक स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना होगा। ये फोन कम से कम 5.5 इंच के डिस्प्ले स्क्रीन वाले मेड इन इंडिया फोन होंगे। डबल सिम और कम से कम 8 मेगापिक्सल कैमरे की शर्त भी कंपनी को पूरी करनी होगी और इसके अलावा अन्य तकनीकी शर्तें भी कंपनी को पूरी करनी होगी। दरअसल मुफ्त फोन बांटने का ये फॉर्मूला राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने भी लागू किया था। वसुंधरा ने अपने शासन के आखिरी साल के 40 लाख लोगों को मुफ्त फोन वितरित किए थे, लेकिन वसुंधरा सरकार ने जो फोन बांटे थे वो कीपैड वाले फोन थे और यह मोबाइल बांटकर भी बीजेपी राज्य की सत्ता में वापसी नहीं कर सकी थी। अब गहलोत सरकार एक कदम आगे बढ़कर स्मार्टफोन के जरिए सत्ता में वापसी के मंसूबे पाल रही है। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर को लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर हरियाणा में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो हर गांव तक SYL का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट SYL के पानी पर सिर्फ पंजाब के हक को लेकर दावा करती रही है। सुशील गुप्ता ने कहा हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो चुके हैं। इस दौरान कई बार केंद्र पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है, कई बार केंद्र पंजाब और हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है। ये लोग मुद्दे का हल नहीं करना चाहते हैं, ये मुद्दे को बनाकर रखना चाहते हैं ताकि इस पर वोट की राजनीति होती रहे। सुशील गुप्ता ने आगे कहा हमारी सरकार पंजाब में आ चुकी है, अब पंजाब में हमारी सरकार है। 2024 में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं 2025 में हरियाणा के हर खेत में पानी पहुंचेगा। यह हमारा वादा नहीं बल्कि हमारी गारंटी है। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच विवादित मुद्दे एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। चंडीगढ़ पर दावे को लेकर पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसके विरोध में हरियाणा विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ ही हरियाणा ने SYL के पानी को लेकर भी विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। अब SYL के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के भीतर भी राजनीति गर्मा सकती है। पंजाब के तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हरियाणा को SYL का पानी देने का विरोध किया जाता है। विरोधी दल इस मुद्दे को लेकर पंजाब की भगवत मान सरकार को घेर सकते हैं। हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई बार केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही और कई बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, ये बना कर रखना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पे लेके वोट की राजनीति खेलते रहे। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। आज तक 75 साल से ये पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हिल्लो हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, राजा के बेटे को राजा बनाती रही है, विधायक के बेटे को विधायक, सांसद के बेटे को सांसद। आम आदमी पार्टी है जो जनता को विधायक बनाएगी, जनता को सांसद बनाएगी। 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में केवल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Feel the power of Indian.